Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start new chapter number 4, World Population Structure. Students, in this chapter we are going to study about the structure, the pattern of the population. Students, all human activities are related to natural resource and population, and the study of population structure is very important for planning of regional development of any region. हम सभी जानते हैं कि सारी ह्यूमन एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्स और पॉपुलेशन इन्हीं से कनेक्टेड है, और अगर हमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का हम अगर पता लगा लेते हैं तो हमें उस रीजनल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना आसान हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अगर हमें डेवलपमेंटल प्लानिंग करनी है तो इसके लिए हमें अगर वहाँ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पता होगा तो हम वो प्लानिंग बहुत ही इफेक्टिव मैनर में कर सकेंगे, right? So generally the population structure classified according to requirement, and normally the age group, male female ratio, occupation, rural urban, population, literacy etc. are some of the aspects for studying the population structure. पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में हम लोग पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब वो रिक्वायरमेंट हमारी कैसी भी हो सकती है। अगर हमें मेल फीमेल रेशियो पता होगा तो हम मेल और फीमेल्स के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, जैसी ज़रूरतें होती हैं, और हम सभी जानते हैं मेल्स की ज़रूरत कुछ अलग होती है और फीमेल्स की अलग, तो इनका डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट आइडिया भी डिफरेंट होगा, राइट? सिमिलरली अगर हमें पता है किसी पर्टिकुलर रीजन में हम पॉपुलेशन का मालूम है हमें कि वो किस तरीके की स्किल्ड है, स्किल्स कैसे हैं उस पॉपुलेशन के, तो उनके लिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना ईजी हो जाएगा, राइट? अगर रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का हमें मालूम होगा तो हम उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि रूरल एरियाज में नेसेसिटीज डिफरेंट होती हैं और अर्बन एरियाज की नेसेसिटीज डिफरेंट होती हैं। तो होप आप समझ गए होंगे कि क्यों हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स, ऑन वर्ल्ड लेवल रीजनल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, राइट? And the main component in population structure or composition or demographic composition. The structures are age, sex ratio, population composition, literacy and occupational structure. These are some of the aspects. These are aspects of population structure in entire world. So let me start with the first aspect, that is age structure. Students, according to age, the entire nation is classified under 3 categories, and these 3 categories are 0 to 14, 15 to 64 and 65 years and above. These are the 3 categories classified under age structure. So the population over 65 years of age is called aged population. हमने एज स्ट्रक्चर में पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया है, 0 to 14, 15 to 64 एंड 65 अबव। तो जो 65 ईयर्स से ज़्यादा के एज के लोग हैं उन्हें हम एजेड पॉपुलेशन कहते हैं। एंड टू कैलकुलेट द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इट इज एसेंशियल टू स्टडी इट्स एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है बेटा कि आखिर हम एज स्ट्रक्चर का पता क्यों करें। एज स्ट्रक्चर का अगर हम पता कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि वर्किंग पॉपुलेशन कंट्री का क्या है, एंड इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन। जानना भी जरूरी है। अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट या कितना पॉपुलेशन जो है वो एसेट है कंट्री का, एंड हाउ मेनी पॉपुलेशन आर बिकम्स लाइबिलिटी, राइट?
So we can estimate increase or decrease in the working population by this study. इससे हमें इंक्रीज और डिक्रीज का भी पता चल जाता है कि वर्किंग पॉपुलेशन में समय के आधार पर चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है. And except some Western countries, the age-related data of most of countries are not reliable. लेकिन एक बात और है कि एज से रिलेटेड डेटा जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है अगर हम कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ दें तो. And according to global data of population structure 2004, 6.8% population in the world is of the elderly. अगर हम लोग 2004 के डेटा को एस्टिमेट करें तो लगभग 6.8% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की एल्डर जो एजेड पॉपुलेशन है उसमें कंसिडर होती है. एंड द सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन परसेंटेज इज द हाईएस्ट फाउंड इन यूरोप. आपको बता दें कि ये एज ग्रुप जो है ओवर 65 ईयर्स वाला, इस एज के ज्यादा परसेंटेज कवरेज यूरोप में है. एंड देन फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका. In Europe, the percentage is 14.6 and in North America, it's 12.5. Right? Whereas in Asia and Africa, the aged population percentage is quite low. In Asia, the aged population is only 5.8, whereas in Africa, it's 3.2% on the national level. So the highest percentage of senior citizens are also followed in Japan to 18.27%, Germany it's 17.17%, in France the aged population is 16.21 and in Britain it's 16.9%. See, Britain, France, Germany, these are the nations lies in European continent. So according to this data, in Europe the aged population is higher. And in most of the African nations, this percentage is between 2 to 3 only. जबकि बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस ऐसे हैं जहां पर एजेड पॉपुलेशन जो है 2 से 3% है. एंड आउट ऑफ दीज इथियोपिया एंड सोमालिया आर द प्रोमिनेंट वन. अफ्रीका के जो दो नेशंस हैं इथियोपिया और सोमालिया, ये वही दो प्रोमिनेंट नेशंस हैं. So students, here age structure in major countries of the world given. See, in developed country, majorly the age group between 0 to 14 is 18, 15 to 64 it's 67, and 65 above it's 14%. And if we consider USA the 0 to 14 age group is 21%, then 67% and 12%. Right? And just like that, the Australia, the age composition between 15 to 64 is a high, 65, 64, 67, 15. These show the data related to the age structure. And these are some of the developing countries also given. Just see the data and try to understand. Right? According to these data, about 35.2% of world population is in youth category. अगर हम इन डेटास को कंसिडर करें तो 35.2% जो एंटायर वर्ल्ड का पॉपुलेशन है बेटा, वो कौन सा है? यूथ कैटेगरी वाला है, युवा वर्ग. एंड आउट ऑफ दीज हाईएस्ट इन अफ्रीका, और इनमें सबसे ज्यादा जो यूथ कैटेगरी की पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में पाई जाती है 44.5%. एंड देन Asia having the second position with 33.6%, while the percentage of young population is less in North America. South America is quite high. Europe, it's only 21.6%. Japan is having only 14.3%. Germany is having 15.2%. Britain 17.7%, and USA is considered as 21.6%. It means the age group is higher in developing countries. The young category, the youth category is quite higher in developing countries, right? Developing nations में youth
कैटेगरी ज्यादा है. Now countries 0 to 14, 15 to 64 and 65 plus. Developing 40.8, whereas in developed nation 26.7% population refers to 0 to 14 age, whereas 15 to 64 55.4% found. In developed nation this age group is 63.7 and 65 plus 3.8%, whereas in developed nation the ratio is quite high, it's 9.6%. Right? So students, generally young population is more in developing countries, while the population of adult and elderly is more in developed country. इन सारे डेटा से हमारे सामने एक बात आई है कि यंग पॉपुलेशन डेवलपिंग नेशन में ज्यादा है, जबकि एडल्ट और एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो डेवलप्ड नेशन में ज्यादा है. अनबैलेंस एज कंपोजिशन बियर्स एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. अगर एज कंपोजिशन अनबैलेंस्ड होगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमी पर. व्हाई? बिकॉज द 0 to 14 age group and above 65 is liability to the nation, to those who are assets. जो मिडिल ग्रुप है 15 to 64 ये वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है, और वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एसेट होता है बेटा कंट्री का. क्या होता है? एसेट. जबकि हमारा 0 to 14 और 65 अबव ये वाला जो एज ग्रुप है ये लाइबिलिटी होता है, ये डिपेंडेंट एज ग्रुप है, ये अपनी हर तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिपेंड रहता है. राइट? इन दोज कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज हाई. जहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है वहां पर 0 to 14 वाला एज ग्रुप भी बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है. And the latest data on age structure of world population are shown in diagram 4.1. See, here a pie diagram given. Pie diagram दिया हुआ है. यहाँ पे जो शेडेड है इस तरीके से पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया है 0 to 14, 15 to 24, 25 to 54, 55 to 64 and 65 plus. 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और डेटा है 2015 के. Right? So the 3 age group are found at the globe level indicate the following characteristics. 3 एज ग्रुप मिलते हैं हमारे ग्लोबल लेवल पर और इनकी कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट, द यूथ एज ग्रुप कंप्राइजेस 35% ऑफ द टोटल ग्रुप. जितना भी टोटल का वर्ल्ड पॉपुलेशन का टोटल है उसका 35% कौन से एज ग्रुप से रिलेट करता है? यूथ से. राइट? And 0 to 14 years age class. Regional variations are observed in this figure also. On the world level, 18.3% population in developed countries and 32.2% population in developing countries. In countries where the birth rate is high, the percentage of population in which category? In 0 to 14 years category is higher. जहाँ पर बर्थ रेट ज्यादा होगा वहां पे 0 to 14 इयर्स का जो एज स्ट्रक्चर है इससे इसका जो परसेंटेज है वो भी हाई होगा. नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, द अडल्ट एज ग्रुप पॉपुलेशन इज कैप्ड इन द सेकंड कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी हमारा कौन सा है? एडल्ट एज ग्रुप का, और ये कैटेगरी है 15 to 64. राइट? एंड दिस पॉपुलेशन इज मोर देन द अदर कैटेगरीज. वैसे तो ये पॉपुलेशन अदर दोनों कैटेगरी से ज्यादा है. द पॉपुलेशन ऑफ दिस कैटेगरी इज रिप्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमिकली एंड मोस्ट डायनामिक डेमोग्राफिकली. ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव कैटेगरी है. तो द डेवलपमेंट लेवल ऑफ एनी कंट्री इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन इन दिस कैटेगरी. अगर हम किसी भी देश का डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट किस पर शो करता है? कौन सी कैटेगरी पर डिपेंड करता है? वो डेवलपमेंट 15 to 64 एज ग्रुप वाली कैटेगरी पर डिपेंड करता है. एंड लास्ट, एल्डरली एज ग्रुप विच इज अबव 65 प्लस
is found higher in those countries where demographic development sequence has been completed. 65 प्लस वाला एज ग्रुप कौन सी कंट्रीज में मिल रहा है? जहाँ पे जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है. एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर रिलेटेड टू दिस एज ग्रुप. और जितने भी डेवलप्ड नेशन है वर्ल्ड के वो इसी एज ग्रुप से रिलेट करते हैं. So hope you understand the age structure quite well. Now come to the next topic, that is sex ratio. Students, sex ratio or gender ratio both are same, and in population it is also a kind of indicator, and this indicator is the balance between males and females. To determine the sex ratio, we are having two datas, the female and the male datas. So how we calculate the gender ratio of any particular region? For calculating the gender ratio, we are having some necessary data. The number of females per 1000 males is calculated. अगर हमें किसी भी एरिया का जेंडर रेशो पता करना है तो हमें क्या पता करना होगा? हमें फीमेल का नंबर पता करना होगा 1000 मेल पर. Yes, we consider 1000 male to calculate the gender ratio, and the formula is number of males upon number of females multiplied by 1000, right? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो बार फॉर्मूला दे रखा है, एक बार मेल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं फीमेल से और एक बार फीमेल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं मेल से. ऐसा हम क्यों करते हैं? उन नेशंस में जहाँ फीमेल्स की नंबर ज़्यादा है तो हम वहाँ पे मेल्स को काउंट करते हैं ओवर फीमेल्स, और जहाँ फीमेल्स नंबरिंग ज़्यादा है वहाँ हम मेल्स को काउंट करते हैं. स्टूडेंट सी, हियर टू फॉर्मूला गिवन. इन वन फॉर्मूला नंबर ऑफ मेल्स आर गिवन अबव. इट मीन्स नंबर ऑफ मेल मेंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स. यहाँ पर ये दो फॉर्मूला क्यों दिया है बेटा? यहाँ पर ये दो फॉर्मूलाज क्यों दिए हैं बेटा? अगर किसी नेशन में फीमेल्स ज़्यादा होंगी तो हम वहाँ मेल्स का पता करेंगे, और अगर किसी नेशंस में मेल्स ज़्यादा होंगे तो हम वहाँ फीमेल्स का पता करेंगे, राइट? और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? या ऐसा कहाँ होगा? क्या ऐसा होता है कि कहीं पे फीमेल्स की पोजीशन ज़्यादा हो और कहीं मेल्स की पोजीशन पॉपुलेशन ज़्यादा हो? बस होता है. जितने भी यूरोपियन नेशन हैं, या हम ये कहें जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, द मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज हैविंग मोर फीमेल्स, whereas in Asia and African continent, basically in Asia the females are less, males numbering are more. So generally almost countries of the world male birth exceed female birth normally. वैसे तो अगर हम एंटायर वर्ल्ड की बात करें तो मेल पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा हमें फीमेल के कंपैरिजन में. एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस. दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर लो gender ratio, right? Now see, have a look on the table 4.3, the global sex ratio according to the year 2004 given. World and continent. In world, the number of females count 985 above 1000 males. 985 female counts over 1000 males. In Asia, the ratio is 1002 females, whereas in Africa, the number of females are lesser. In Europe, it's 1072. In Latin America, 1018 females over 1000 males. In North America, 1027 females over males. And in Oceania, it's 990. Right? So these are some of the data, some of global gender ratio given according to the Population Division United Nations reference. And see,
This is located according to the bar diagram also. Asia, Africa, Europe is having more female population. Then North America, Latin America, Asia, Oceania and Africa considered. Right? So it means differences are also found in rural and urban sex ratio too in different countries of the world. बेटा एंटायर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो जेंडर रेशियो में डिस्क्रिमिनेशन है ही, पर ये डिस्क्रिमिनेशन रूरल और अर्बन एरियाज में और भी ज्यादा हो जाता है. द रूरल एंड अर्बन सेक्स रेशियो इन यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एशियन कंट्रीज. इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल्स आउटनंबर females in rural areas whereas females outnumber males in urban areas. अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में मेल्स का नंबर रूरल एरियाज में आपको ज्यादा मिलेगा, जबकि फीमेल्स अर्बन एरियाज में आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म होते हैं और उन एग्रीकल्चरल फार्म पर ज्यादातर मेल्स वर्क करते हैं और फीमेल्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर्स में इन्वॉल्व होती हैं, तो इसीलिए अर्बन पॉपुलेशन फीमेल्स का ज्यादा है. माइग्रेशन ऑफ फीमेल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इज द मेन रीजन फॉर दिस. का रीजन भी पता ही चल गया आपको कि माइग्रेशन इसका मेजर रीजन है, और माइग्रेशन किस कारण से? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कारण से. इन 1980 द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ द वर्ल्ड इज 993, दैट इज पर 1000 मेल्स, and there was a deficiency of 7 females. अगर हम डेटा देखें 1980 का, तो अकॉर्डिंग टू 1980 993 फीमेल्स थी 1000 मेल्स पर. कितनी डेफिशिएंसी थी? 7 फीमेल्स, यानी कि 7 महिलाएं कम थी. एंड इफ वी कंसिडर द डेटा ऑफ द ईयर 2004, इट इंडिकेट्स डिक्रीज सेक्स रेशियो and it's 985, means now the female ratio is shortage of 15 females per 1000 males. पहले सिर्फ 7 female short थी और अब 15 females. And there are so many countries in the world where number of females exceeds the number of males, and many other countries where number of males exceeds over the females. So the world can be divided into 4 parts on the basis of the variation in the sex ratio. Firstly, countries with very high sex ratio. ऐसी countries जिनका sex ratio 1050 females over males है, या जहां पर 1050 से ज्यादा महिलाएं हैं, उसको हम very high sex ratio में consider करते हैं. And in this category, mostly the European countries, United States of America, Canada, southern region of South America are included. Here the number of women is more in comparison to men. Now the second category, the countries with high sex ratio and the ratio between 150 to 1000, जहाँ पे 1000 से ज्यादा और 1050 से कम महिलाएं पाई जाती हैं. एंड इन दिस कैटेगरी द कंट्रीज लाइक यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार एंड साउथ अफ्रीका कंसिडर्ड. द थर्ड कैटेगरी वेयर द मेल डोमिनेंस फाउंड मोर, एंड इन दिस क्लास द सेक्स रेशियो इज फाउंड बिटवीन 1000 टू 950, 950 से ज्यादा, 1000 से कम. और इस कैटेगरी में कौन सी कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ईरान एंड क्यूबा. एंड देन द फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी, द कंट्रीज विद एक्सेसिव मेल डोमिनेंस. इट मीन्स द रेशियो इज लेस देन 950 फीमेल्स ओवर मेल्स, जहां पर 950 महिलाओं से कम पाई जाती हैं 1000 पुरुषों पर, उसको इसमें शामिल किया जाता है. एंड इंडिया इज द मेजर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कैटेगरी. राइट, दिस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन. ये जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है, ये चिंता का विषय है,
There is also the dominance of men in the global sex ratio, but in Africa, North and South America and European countries, proportion of women is higher than men. In a developing country like India, the proportion of females is less than the males. And the main reason for this is the country's traditional society. कारण क्या है? Traditional society का होना. And the main reason for this are our lack of education. And the main reasons for this are, first of all, lack of education, employment opportunities, safety, respectable place in society for women. These are some of the reasons behind the low female ratio. एजुकेशन का अच्छा स्तर ना होना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ना होना, सेफ्टी ना होना, रेस्पेक्टेबल प्लेस ना होना सोसाइटी में वुमेन का, ये कुछ कारण है. हम जानते हैं इंडिया इज द मेल डोमिनेंस सोसाइटी और मेल डोमिनेंस के कारण बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है. So these are some of the reason behind the differentiate gender ratio. Hope you understand both the topics well, the age structure and the gender ratio. The population composition we discuss in our next video. Thank you and have a nice day.